Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to a study for civil services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों पिछले कुछ वीडियोज में हम लोगों ने बीपीएससी 68th पीटी के स्ट्रेटजी के बारे में देखा कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहिए। अब कुछ वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, अलग अलग सब्जेक्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे बीपीएससी लगातार क्वेश्चंस पूछती आई है। तो हम लोग 5-7 मिनट का एक वीडियो होगा, हर एक वीडियो में एक सब्जेक्ट डील करूंगा। आज शुरुआत कर रहा हूं मैं हिस्ट्री से, लेकिन शुरुआत करने से पहले जो मैं हमेशा कहता हूं, एक बार फिर से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही वीडियो यदि पसंद आता है, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके करियर में, आपकी तैयारी में कुछ लाभ हो रहा है, तो लाइक करके कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज हिस्ट्री से। हिस्ट्री में यदि हम लोग देखें तो सबसे पहला आता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री से वैसे क्वेश्चंस कम होते हैं, टोटल 30 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री से कभी 7, कभी 8, कभी 10 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता सबसे पहला पार्ट आता है। इससे पहले का पार्ट हम छोड़ सकते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चंस अधिकतर नहीं पूछे जाते हैं। बिहार में जो साइट्स हैं, चिरांद है, चेचर है, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उसको छोड़ा भी जा सकता है क्योंकि बार बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसके बाद आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की बात करें तो इसके भी साइट, सिंधु सभ्यता का कोई साइट बिहार में अवस्थित नहीं है, इसलिए बीपीएससी इस पर ज्यादा फोकस नहीं करती है। सिर्फ सिंधु सभ्यता से जुड़े जो नगर हैं या फिर जो साइट्स हैं, उनसे मिले साक्ष्यों पर ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे हल का टेराकोटा कहाँ मिला, आपका नर्तकी का वो मूर्ति जो है वो कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो से मिला, है ना। ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा देख, नग्न गारीबान का जो मूर्ति मिला वो कहाँ से मिला, मुहरों के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, कला के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, इतना काफ़ी है। कौन से नगर किस नदी पर अवस्थित है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है, रावी नदी पर या किस नदी पर, तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नगर और उनसे जुड़े हुए जो साक्ष्य हैं और उनकी जो अवस्थिति है, केवल इतना पढ़ लीजिएगा काफ़ी होगा। ठीक है, कालीबंगा किस स्टेट में है, आपका लोथल किस स्टेट में है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी मैचिंग करने के लिए पूछ दिया जाता है, 4 हड़प्पन साइट दे देगा और 4 राज्य दे देगा और उनको आपस में मिलाने के लिए बोलता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में बस इतना ही पढ़ना है। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का ही संबंध बिहार से अटूट संबंध है ना। बुद्ध भगवान का भी आप देखें तो वहां पर ये आपका ज्ञान कहाँ की प्राप्ति कहाँ हुई, गया में प्राप्त हुई, बोध गया में, और वो कहाँ है, बिहार में है। उसी तरह से जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का जन्म कहाँ हुआ, तो बिहार में हुआ। इस प्रकार से बौद्ध एवं जैन धर्म से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके इनकी जो संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति जो हुई थी, 4 संगीति, उनसे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। कब हुआ, उस समय शासक कौन था, उस समय अध्यक्ष कौन थे, और किस संगीति में कौन सी प्रमुख घटना हुई, बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ, है ना। और जो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, इनका संकलन किस संगीति में हुआ, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते रहे हैं। और साथ ही जैन धर्म की संगीतियों से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इसके अलावा मगध साम्राज्य में आए तो आपका बिंदुसार है, अजातशत्रु है, और आपका शिशुनाग है, और साथ में आपका महापद्मनंद है। इन चारों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कौन था वो चिकित्सक जिसको भेजा था, कौन था वो चिकित्सक जिसने चंद्रप्रदोत्त की सहायता की थी, है ना, चिकित्सा की थी, यह सब क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो बस जो मैंने 4 राजा बताए, 4 शासक बताए, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। 16 महाजनपद का जहाँ तक सवाल है तो उनकी केवल राजधानी और अवस्थिति देख लीजिएगा, उससे आगे कुछ नहीं देखना है। इसके बाद सीधा आ जाना है आपको मौर्य काल में। इन सब में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है मैंने बता दिया, केवल वही देखिए, उसके आगे कुछ मत देखिए। ठीक है, वैदिक धर्म एक छूट रहा है, तो वैदिक सभ्यता जो है उसमें आप प्रमुख सूक्त, सबसे ज्यादा सूक्त किसके नाम पर आए हैं, कौन सी नदी पर आपका दासराग युद्ध हुआ था, किस नदी का पुराना नाम क्या था, जो बिहार से रिलेटेड नदियां हैं उनके बारे में खास करके यह पढ़ लीजिए, इससे आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में भी आपको किसके बारे में पढ़ना है, आपको अशोक के बारे में पढ़ना है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, साथ में चाणक्य के बारे में पढ़ना है। इन तीनों के बारे में पढ़ लीजिए, काम खत्म है। मौर्य प्रशासन पढ़ लीजिए, अशोक का जो आपका धम्म था या फिर अशोक के जो शिलालेख है उनके बारे में पढ़ लीजिए, इतना काफी होगा। ठीक है, इसके अलावा मौर्य कला पढ़ लीजिएगा थोड़ा और प्रशासन पढ़ लीजिएगा, मौर्य स्थापत्य पढ़ लीजिएगा, स्तूपों के बारे में, विहारों के बारे में पढ़ लीजिएगा, इतना काफी होगा मौर्य काल में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद सीधा आ जाइए गुप्त काल में। गुप्त काल में भी आपको किसके बारे में पढ़ना है, आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा थोड़ा सा आप कुमारगुप्त के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना उसने की थी। ठीक है, और स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके आगे आपको कुछ नहीं देखना है, गुप्त प्रशासन देख लेना है, गुप्त काल में जिस प्रकार से मंदिर और स्थापत्य का विकास हुआ उसके बारे में देख लेना है और थोड़ा सा गुप्त कला के बारे में देख लेना है, बस। इसके बाद यदि देखें तो मौर्य कला और गुप्त कला के बीच में मौर्योत्तर काल आता है, जहां पर आपका शुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश है, ये सब आता है, चेदी वंश है, ये सब आता है। लेकिन वो सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। एक बार मात्र पूछा है चेदी वंश के बारे में, ठीक है, उसके अलावा बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल से। ठीक है, तो इन दोनों कालों के बारे में आप बाद में पढ़िएगा यदि आपके पास समय बचेगा तो। फिलहाल यही जो 5 चैप्टर है इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, और इसके अलावा थोड़ा सा चोल प्रशासन से मात्र एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं पूछा जाता है, चोल साम्राज्य के बारे में बस इतना पूछा जाता है। ठीक, उसका जो स्थानीय स्वशासन था, ठीक है, ग्रामीण जो व्यवस्था थी, ग्राम व्यवस्था थी, उसी के बारे में, ग्राम पंचायत व्यवस्था थी, उसी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना आप पढ़ लेंगे तो काफी होगा मेरे हिसाब से, इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीडिएवल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि मीडिएवल हिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, जैसे दिल्ली सल्तनत है, मुगल साम्राज्य है, भक्ति आंदोलन है, विजयनगर है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके तहत आपको क्या क्या पढ़ना है, किन किन शासकों के बारे में पढ़ना है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए रहिए हमारे साथ, जुड़े हुए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए यदि चैनल पर नए हैं, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करके और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको और किस किस सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए, कौन कौन, कुछ सुझाव हो, कुछ समस्या हो तो वो भी आप बता सकते हैं। जल्द ही हम लोग 68th पीटी की तैयारी पर भी आएंगे और मेन सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको नॉलेज देना जरूरी है कि आखिर जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और कौन कौन से पोर्शन है जो कि हम छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी के दौरान अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो क्या पढ़ना है से ज़्यादा जरूरी होता है कि क्या छोड़ना है। ठीक है, तो यह पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं चंद्रवर्धन लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।